जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल द इंस्पायर्ड एकेडमी पर। तो आज हम बात करने वाले क्लास 10th के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं 2024 से 2025 का जो बैच है, उनके पेपर पास आ रहे हैं। अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर एंड जैन में मेरे हिसाब से दिसंबर के लास्ट या जैन के स्टार्ट में आपके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, एक्सटर्नल आता है और इंटरनल आपको नंबर मिलते हैं, वो सब तो वो स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चों को पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है ना। तो मैं अब तो खैर यही कहूंगा, बट भाई देखो, टाइम निकालो। जितने मेरे जूनियर्स हैं सबको यही सजेस्ट करूंगा, टाइम निकालो। अगर तुम टाइम नहीं निकालोगे तुम कैसे पढ़ोगे? तुम अपने आप जानते हो 6 से 7 घंटे का तुम्हारा स्कूल होता है। और मैं तो जहां तक बच्चों से पूछा है, क्योंकि हमारे भी इंस्पायर अकेडमी पे बच्चे आते हैं ऑफलाइन, तो हमें बताते हैं कि हम पे टाइम नहीं है, हम पे ये है हमारा, कभी हमारी ये फाइल हमें कंप्लीट करनी है, लैब मैनुअल्स, कभी हमें आप ट्यूशन जाना होता है, उसका मतलब अदर ट्यूशन ज्वाइन करते हैं, जैसे कंप्यूटर क्लासेस हो गई, बहुत से इंटरेस्ट होता है गिटार विटार में, इनमें बहुत से। तो अब वो उनके अपने कुछ इंटरेस्ट है तो उन क्लासेस पे जाते हैं। ठीक है, ऐसा मैं ये नहीं कहूंगा उनको छोड़ दो, लेकिन आपको टाइम निकालना पड़ेगा। या तो फिर आप ऐसा करो कि अगर नाइट आउल हो तो आप रात में पढ़ो, रात में टाइम निकालो, अर्ली बर्ड बनो, या तो फिर आप सुबह उठो। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं सोने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। भैया आप आधे सोने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आधे कहीं वैसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं। अगर मैं उनसे पूछता हूँ भाई, तो मतलब मैं अगर होमवर्क देता हूँ कि आपने किया क्यों नहीं, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, मैं मेरा जिम कर रहा था, रात को 11 बजे जिम कर रहा था। यार ऐसे ऐसे बहाने देते, मतलब पढ़ने का तो मतलब तुम रीजन देखो कैसे दे रहे हैं पढ़ने के। चलो अब इस बात को साइड में रखते हैं। मैं बस ये कहूंगा अपने जूनियर से, देखो मेहनत करो, क्योंकि मैंने कंपार्टमेंट वाले बच्चों को देखा है, इधर से उधर घूमते हैं, और कंपार्टमेंट वाले बच्चों को फिर कोई ये भी नहीं कहता कि हाँ आ जाओ मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, और मेरे तो माना यार, देखो ट्यूशन की ना नीड है ही नहीं मेरे मेरे हिसाब से। तुम अपना जो स्कूल में कर रहे हो करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो। हाँ, फिर अगर तुम पीवाईक्यू नहीं कर पाते हो फिर नीड होती है। और अभी ये स्कूल में होता है कि यार टीचर नहीं बता पाता। अब इस चीज को थोड़ा साइड रखते हैं। अब मैं यही कहूंगा, हम पीवाईक्यू करने वाले हैं। तुम्हारा पिछले 4 या 5 साल के जो तुम्हारे पीवाईक्यू होंगे उनका मैं सॉल्व कराऊंगा। पहले मैं क्वेश्चंस लिखूंगा ब्लैक बोर्ड पे। ठीक है, टू द पॉइंट वाले क्वेश्चंस हैं। मतलब एक तो होता है एनसीईआरटी की, हाँ देख के तो एनसीईआरटी है। एक होता है कि जिसमें थोड़ा सा यूज करना है ब्रेन का, थोड़ा सा हमें पता लगाना है, अच्छा ये ऐसे हो जाता तो मेरा काम बन जाता। उस टाइप के हम पीवाईक्यू यूज करेंगे। और मैं क्वेश्चन लिखूंगा, पहले आप ट्राई करोगे पॉज करके, और उसके बाद आप आंसर देख सकते हैं। ठीक है, देखो आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, आप एक बार वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई करो। सबसे पहले तो ये पता लगाओ कि ये कौन से चैप्टर का है। कंसेप्ट अपने दिमाग में फॉर्मूले याद रखो और स्टार्ट करो। अच्छा गाइस, आपने ट्राई किया होगा, बहुत को आंसर भी आया होगा। अगर नहीं आया तो आप देखिए कैसे इसको करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मुझे ये पता लग रहा है कौन सा क्वेश्चन, देख के पता लग रहा है एपी आ गया। एपी, अब जिसको एपी के बारे में कुछ पता ही नहीं है वो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता। ठीक है, अब एपी का तुम्हें पता ही है कि क्या है। ये देखो k+7, 2k-2 एंड 2k+6 आर द कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। ठीक है, ऑफ एन एपी, मतलब एपी की लगातार टर्म है। ठीक है, देन द वैल्यूज ऑफ के, तो तुम्हें के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बच्चा पता है क्या है, इसमें सोचेगा यार क्या के फिर दे दिया। अभी बच्चे क्या करते हैं, 2 4 6 फाइंड, अब अगली फाइंड करो ऐसे। अब बच्चे के में यहाँ पे बस यही है कि वो चल ज्यादा से ज्यादा के में कंफ्यूज हो सकता है। अब जो तुम यहाँ करते हो वो तुम यहाँ करो। तुम्हें पता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है नहीं, इनके डिफरेंस सेम होंगे। अब मुझे पता है ना, इस देखो a2 a1 मेरा d होता है। अब मुझे ये भी पता है a3 a2 मेरा d होता है। अभी दोनों सेम है तो इन्हें यहां से मैं इक्वेट कर सकता हूँ। इक्वेट देखो कैसे करते हैं, 2k-2 माइनस, अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ब्रैकेट मस्ट है। ठीक है, k+7 इज इक्वल टू, वो सब आपको देखो, आप वो सब लिख देना कि मतलब a1 इज इक्वल टू दिस और a2 इज इक्वल टू दिस। उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट वो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। 2k+6 माइनस 2k-2। अब अगर इतना लिख दिया ना तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, अभी सॉल्व करना तब तुम पे डिपेंड करता है कैलकुलेशन कैसी है। प्लस माइनस की गलती करोगे क्वेश्चन गलत, वहां बेसिक गलती आपको लोगों को नहीं करनी। ठीक है, 2k-2 माइनस के और प्लस माइनस -7, 2k+6 -2k, और ये माइनस माइनस +2। ठीक है, ये 2k और ये -2k तो यही कैंसिल हो जाएंगे, 6 और 2 8। ठीक है, अभी माइनस माइनस प्लस, यानी 9 इसका माइनस का, ये माइनस का के, ये प्लस का 2k में से एक के गया तो के। अब ये माइनस का 9 उधर ले आऊंगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का बनेगा।
17, के की वैल्यू आएगी 17। ठीक है, एक बार गाइस आप ट्राई करो क्वेश्चन को। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 5, -3 एंड 4, 2 इज। तो उम्मीद है मुझे आपने ट्राई किया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 5, -3 एंड 4, 2 इज। सबसे पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझ आना चाहिए। अब क्वेश्चन का मतलब समझने के लिए आपको क्वेश्चन को पहले पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या है, अब आपको सबसे पहले तो ये पता लगा कौन सी चैप्टर का है। अगर आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट ऑन एक्सिस, एक्स एक्सिस, मुझे एक्स एक्सिस पे, देखो हमने अभी तक कैसे सॉल्व किया है, हमें यहाँ के दो कोऑर्डिनेट दिए होते हैं, बीच वाला पूछता है ना कि इक्विडिस्टेंट, यानी तुम क्या करते हो, बीच में एक्स वाई मानते हो, है ना। फिर तुम या तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हो, या मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हो, या तो डिस्टेंस को तुम बराबर करते हो। करना है वो यहाँ पर भी वही है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, उसने क्या बोला है, गलती बताओ तुम लोग गलती कहाँ करोगे। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी हमें एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना है ना। एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, 0। तो यहाँ पे x, y नहीं लेंगे, x, 0 लेंगे। ठीक है, अब तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। डिस्टेंस फॉर्मूला 5 - 3 और यहाँ पे 4, 2। अब डिस्टेंस फॉर्मूला कर दो इक्वेट, x - 5 का होल स्क्वायर। अच्छा, फॉर्मूला तो तुम लोगों ने पढ़ाया होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है भाई, फॉर्मूले सारे पढ़ के रखो, जब भी बात बनेगी, ऐसे सॉल्यूशन नहीं बनता। छोटी मोटी गलतियों से पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा, फिर नंबर मिलते नहीं है। ठीक है, और x - 4 यहां से कर दो, वेट बाई x - 3, हाँ 0 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से इसी तरह इन दोनों कर दो। यहां से तुम्हारा हो जाएगा ये 4 - x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, वो ही है ना। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, देखो सॉल्व करते हैं इसको। x - 5 का स्क्वायर पर चेक कर लेते हैं, 0 - -3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 - x का स्क्वायर। ये देख लेना कि बहुत बच्चे कभी भी गलत लिख देते हैं। ठीक है, हो सके मेरे से भी गलती हो गई हो, बट एक बार चेक कर रहे हैं। अब देखो हमारे, ठीक है, दोनों तरफ रूट है, कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 9। ओके, ये a - b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। स्क्वायर प्लस 25 - 10 x। ठीक है, अब यहां पे भाई 16 प्लस x स्क्वायर माइनस 8x, यहां पे तुम्हारा 4। अब करो सॉल्व, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, और यहाँ पे कर लेते हैं, ये -8x इधर आएगा तो वेट इसको ले जाते हैं, क्योंकि फिर वो नेगेटिव हो जाएगा। तो -8x, ये माइनस को उधर गया, प्लस का 10x। ठीक है, 16 और 4 20, इस तरफ ले आते हैं, माइनस का 20 प्लस 25 प्लस 9। ठीक है, प्लस माइनस 2x, और ये कर लो 25 और 9 कितना हो जाएगा तुम्हारे 34, और माइनस का 20 कितना हो गया 14, 2x। ठीक है, 14/2, यानी मेरा x क्या आ गया 7। ठीक है, x मेरा आ गया 7। अब देखो गाइस, सबसे पहले तुम गलती देखो, अगर बच्चा क्या करता है, ये क्वेश्चन कब गलत हो पाता, या जब वो x y ले लेता, वो फंसता है, यार y तो निकलेगा, फिर इक्वेशन कैसे करेंगे, इसी में फंस जाता। अब क्वेश्चन अगर कोई बच्चा ध्यान से समझे ना, ऑन एक्स एक्सिस पूछ रहा है, अब हमें पता है एक्स एक्सिस पे y 0 होता है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट कौन सा बन गया 7, 0। अब वो या तो इस क्वेश्चन को देखो एमसीक्यू में दे सकता है, या वैसे नॉर्मल बना के भी दे सकता है, वैसे और बनाएगा भी तो 2 नंबर का तो बन ही सकता है, हो सके कभी 3 में भी डाल दे, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ा दे, यहाँ पे रूट में तुम्हारे रूट वो दे देगा, कोऑर्डिनेट्स रूट्स में दे दे, पॉइंट में दे दे, फ्रैक्शन में दे दे, तो कैलकुलेशन बढ़ा के तुम्हारा नंबर भी बढ़ा देगा वो, वरना 2 का तो बन सकता है आराम से। तो ये तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन, इसे पढ़ो और पॉज करो और सॉल्व करो। ठीक है, चलेगा, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना। अगर ये हमें 2 लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं,
और इसने बोला हमसे एक्स एंड वाई की वैल्यू है जो फाइंड करो। तो सबसे पहले बच्चा ऐसे, अब बच्चे को जो क्वेश्चन होता है वो एक्स एंड वाई की जो वैल्यू जो सॉल्व करता है उसमें क्या, अगर वो दिमाग लगाता है तो उसके सबसे पहले माइंड में क्या आएगा, आपका सबसे पहले आएगा उसका सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर एलिमिनेशन मेथड। अब वो इन दोनों से कोशिश करेगा। अब देखो, अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाता हूं तो मेरे को कहीं ना कहीं एक्स की वैल्यू जो है या फिर वाई की वैल्यू में जो भी निकालूंगा वो बहुत अजीब सी बनेगी। अगर मैं इस इक्वेशन में रखता हूँ तो मेरी जो कैलकुलेशन है बढ़ जाएगी, कैलकुलेशन मेरी बहुत बढ़ जाएगी, मेरा काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आप अगर एलिमिनेशन की बात करो तो एलिमिनेशन में देखो, ये ना तो ये दोनों सेम है जो कि मैं कट कर दूं, ना ये दोनों सेम है। लेकिन अगर जब हम ऐसे सेम नहीं होते तो फिर हमारा अगला स्टेप क्या होता है, हम बच्चे की जो जो थिंकिंग आती है दिमाग में अगली की आती है कि हाँ भाई सबसे पहले मुझे 43 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं, 62 से इसको कर दूं, तो फिर इन दोनों को इन दोनों का करके तो ये दोनों सेम हो जाएंगे और कट जाएंगे। लेकिन अगर आप दोबारा ध्यान से देखो, अगर पूरे इसको मैं जो है सॉल्व करता हूँ, इसको करूंगा फिर एक बहुत अजीब सी वैल्यू आएगी, इसको करूंगा तो हमारा कैलकुलेशन बढ़ ही रही है। तुम कैलकुलेशन भी जाओ यार, देखो अगर 5x + 4 ऐसे ऐसे समथिंग होती है ना तो वो छोटी इक्वेशन आती है। अगर आपने एपी देखा हो, एपी किया हो, अगर पूरा एनसीईआरटी की आपने की है तो एनसीईआरटी में आपने होगा ऐसी इक्वेशन बनती है लेकिन वो सॉल्व होती है। ठीक है, यहाँ पे तो यार क्या है कि बहुत कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इसी में लगे रह जाएंगे और हो सके जब भी ना हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें देखो ये तो इस टाइप से सेम होते हैं ना कोफिशिएंट, ये y का कोफिशिएंट वैल्यू के इसमें यहाँ पे और वही x पे ऐसे। अच्छा, अगर आप दोनों आप लोग इसका दोनों इक्वेशंस का वो देखो, इसका यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं तो 7 हो जाएगा आपका 9 एंड 5 1 19। ठीक है, ओके। चलो इसका हम तुम्हें तरीका बताता हूँ। 19 अभी तुम्हें पता लगेगा कि मैंने यहाँ पे क्यों चेक किया था। देखो ये था तुम्हारा 43, ध्यान से देखो। अब हमारे इनको करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले ना सब्स्टिट्यूशन लगा ना एलिमिनेशन लगा, इतना तुम्हें पता लग चुका है। अब इसको ना क्या करो, ये इक्वेशन तुम्हारी 1, ये इक्वेशन तुम्हारी 2, सबसे पहले तो इसको कर लो सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, इसे आप लोग सॉल्व करोगे। चलो हालांकि मैं भी तुम्हें करके दिखा दूंगा लेकिन यहाँ पे थोड़ा उसका स्पेस की कमी है, चलो वो तो हम रफ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एडिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 1, इतना लिख लो। उसके बाद मैं थोड़ा रफ करने जा रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, वेट फ्रॉम मी विद फर्स्ट एंड सेकंड वेट। ठीक है, चलो देखो क्या लिखा था सब्ट्रैक्ट। अब कैसे करोगे, 62x + 43y, LHS को LHS से करते हैं और RHS को RHS से करते हैं। 43x + 62y, 167 में से 148 को माइनस करो। अभी क्या रहा था, कितना आया था 19। अब देखो तो इसको मल्टीप्लाई होगा माइनस, ठीक है, अंदर ब्रैकेट में, इसलिए मैं कहता हूँ जब भी ऐसे माइनस करा करो तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। शायद मैंने एक क्वेश्चन पहले ही बताया था। 43x 62y, 62x + 43y। अब देखो 62x में से 43x को करो माइनस, कितना जाएगा तुम्हारा 2 3 9 5 19x और माइनस और ये प्लस का 43y कर लो गाइस। 19x - 19y = 19 हमारी इक्वेशन आ गई। अब एक चीज तो इतना तो पता लग गया होगा आप लोगों को, आप यहां से 19 कॉमन लोगे, x - y। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है 19, मल्टीप्लाई में वहां डिवाइड में जाऊंगा। देखो ये ना बेसिक के जो कैलकुलेशंस है ये तो तुम्हें आनी चाहिए। अब बहुत बच्चे ना क्या करते हैं, यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, उन्हें नहीं पता होता क्या करना होता है, मतलब सॉल्व करना ही नहीं आता। अगर LHS जो है RHS की तरफ जाएगा तो साइन चेंज होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा और प्लस माइनस में, तो ये चीज तो बेसिक है। यहाँ पे आपको अपना काम करना होगा। ठीक है, ये 19 डिवाइड में तो 1, ये मेरी इक्वेशन कौन सी आ गई, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद अब हमने क्या, इसको साइड में लिख लेते हैं पहले, है ना, x - y = 1।
अब इसको करते हैं रफ। अब एक चीज मैंने और लिखी थी एडिंग, अब हम करेंगे ऐड। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि भाई इन दोनों क्रॉस में दोनों सेम हो रहे हो, तो यही आप लोगों को करना है, क्योंकि यही है इन क्वेश्चंस को करने का कंसेप्ट। और क्या है कि क्वेश्चन भी आएगा भी 100% आपका यार 3 या 4 नंबर में आएगा, 2 में नहीं पूछता है ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि तुमसे वो मेहनत करवा रहा है। क्योंकि बहुत तो ऐसे होंगे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में उलझ जाएंगे, लेकिन जिसको इस तरह का तरीका पता होगा ना, वो उसके लिए बहुत आसान है। वो तुमसे सोचने का ही नंबर मांग रहा है, क्योंकि बहुत से बच्चों को फंस जाएंगे यार कैसे करें कैसे करें। तुम्हें पता है तुम्हारे नंबर है, और करना कुछ नहीं। देखो इक्वेशन कितनी आसानी से आ गई ना सब टाइप करके। अब ऐड कर लो, 3 और 2 5, 6 और 4 105, सॉरी 10 105 x। अब यहाँ पे करो, यहाँ पे भी वही है। अब इनको ऐड कर लो, 8 और 7 15, 1 कैरी 1, और ये तुम्हारा हो जाएगा 3। ठीक है, 3 1 5। अब ध्यान से देखो, यहां से 105 कॉमन लो जो पहले किया था, क्योंकि होगा ये, क्योंकि इसका कंसेप्ट ही यही है, x प्लस वाई, यहाँ 315, वहां पे ले आओगे तो ये 3 पे कट जाएगा। इक्वेशन क्या आ गई, 4। ठीक है, अब मेरा क्या है कि x प्लस वाई क्या आ गया 3। अब लगा दो एलिमिनेशन। अब इसमें एलिमिनेशन में कोई इतना खास है, कैलकुलेशन हमारी बढ़ेगी नहीं, प्लस माइनस कर लो ऐड। ठीक है, दोनों कट, और दोनों को इनको ऐड करो 2x, इनको ऐड करो 4। यहां से x क्या आ गया 2, और 2 को किसी भी इक्वेशन में रख दो, मैं इसमें रख रहा हूं 2 1, ये हो जाएगा 2 -1, और ये भाई, तो मेरा मतलब x मेरा आ गया 2 और y मेरा आ गया 1। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इफ एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 7/10 ऑफ द सर्कल, देन द एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू। इसको पॉज करो और सॉल्व करो, उसके बाद हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ट्राई करा होगा, और आप सबसे पहले तो ट्राई करना बनता है। अगर आपने ट्राई किया है तो बहुत अच्छी बात है, अब हुआ नहीं हुआ वो आप पे डिपेंड करता है। और जो लिखते हैं कैसे करेंगे, इफ एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज, एरिया ऑफ सेक्टर से समझ गए होंगे आप, कहीं ना कहीं थीटा 360 पाई आर स्क्वायर इसी का काम है। ठीक है, इज 7/20 ऑफ द सर्कल, देन द एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू। चलो सबसे पहले क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है भाई, एंगल नहीं पता थीटा, अब जितना होगा उसके बाद 360 डिग्री होता है टोटल, इंटू पाई आर स्क्वायर। बस मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इतना पता था। अब आगे लिखते हैं 7। अब क्या है देखो, एरिया ऑफ सेक्टर इज ऑफ सर्कल इज 7/20 ऑफ द सर्कल, मतलब इतना इतना मल्टीप्लाई करके वो सर्कल के एरिया से जब हमारा एरिया ऑफ सेक्टर निकलेगा, इज 7/20 ऑफ, यानी 7/20 ऑफ यानी मल्टीप्लाई द सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब जिसने ये इक्वेशन बना ली ना, उसका काम खत्म। अब इसमें क्या है जो तुम्हें निकालना था, थीटा। अच्छा बच्चे ऐसे मैंने बच्चे देखे ऐसे, उनको कंफ्यूज होने का तरीका देखो। पहले क्या बोलेंगे, आर भी तुमने दिया, आर नहीं दिया तो तुम्हें ये तो दिख ही रहा है ना कि वो दोनों तरफ है। अब इसको वहां ले जाऊं चाहे उसको वहां ले जाऊं, पूरा पूरा कट हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये 360 को उधर ले जाओ, बचा क्या है इसमें, कुछ बचा, 0 से 0 गई 18, 7 8 6, 5 कैरी 7 7 126 डिग्री आ गया। बच्चा बस फंसा कहाँ होगा, उसे यही पता लग रहा होगा यार क्या दे दिया कि ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज दिस ऑफ द सर्कल। समझे? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इसको आप रीड करो और इसको वीडियो को करो पॉज और सॉल्व करो। मुझे उम्मीद है आपने पॉज करके ट्राई किया होगा। अब हम करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो गलत तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्कोरिंग चैप्टर है तो मेरे को लगता है इसमें तो फुल नंबर आने चाहिए, फुल नहीं तो आधा एक नंबर रह जाए कोई बात नहीं। देखो 8 9 नंबर का अगर चैप्टर आ रहा है ना तो तुम्हारे, अब मान लो 8 का है
तुम्हें 7 तो तुम्हारे आने चाहिए इसमें, 7 7.5 तक। ये नहीं कि तुम इन चैप्टर पर नंबर कटवा रहे हो, ना कोई कैलकुलेशन होती, बस थोड़ा सा कंसेप्ट होता है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गैसिंग करेक्ट आंसर इज x/6। यहां तक पढ़ा भाई। करेक्ट आंसर यहां से सबसे पहले यहां देखो, करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी है x/6, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गैसिंग नॉट करेक्ट आंसर इज 2/3। मतलब गैसिंग करेक्ट का भी दे रखा है, गैसिंग नॉट करेक्ट का भी दे रखा है। इसका मतलब क्या है, इवेंट है मेरा, मतलब अगर मैं इवेंट मानूं गैसिंग आंसर करेक्ट, तो मेरा ई कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, गैसिंग आंसर इनकरेक्ट। अब मुझे पता है इन दोनों को ऐड करके मेरे पास क्या आता है, 1। तुम्हें यही करना है। करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी दे रखी है x/6 और नॉट करेक्ट यानी इनकरेक्ट की दे रखी है तुम्हें 2/3, और दोनों किसके बराबर होते हैं, 1। अब इसको सॉल्व कर लो एलसीएम, ठीक है, कितना आएगा 6, ये तुम्हारा x + 4 = 1। अब इसे तो गाइस सॉल्व कर ही लोगे। 6 - 4 = x, x की वैल्यू में क्या आ गई, 2। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से ट्राई किए होंगे और ऐसे ही पढ़ते रहो। देखो बोर्ड पास आ रहे हैं और तुमसे बहुत उम्मीद है, स्कोर अच्छा करो, पीवाईक्यू करो, एनसीईआरटी करो, लगे रहो, क्योंकि अब ज्यादा टाइम तुम्हारे से बचा नहीं है। थोड़ी सी मेहनत है, पहली स्टेज यही है तुम्हारी, 10th के बाद 12th है, 12th के बाद फिर तुम्हारा करियर, ठीक है। तो पहली स्टेज 10th होती है, तुम्हें अपने आप को फोकस करना है कि मतलब आप पढ़ाई करनी है, एटलीस्ट 85+ तो स्कोर करो, 80-85+, ठीक है। हालांकि मैं मुझसे ज्यादा करो, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो बिल्कुल ही नहीं करते कि हाँ यार अब मन नहीं करता, ऐसे ऐसे बहाने होते हैं। तो देखो मेहनत तुम करो, मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब तक के लिए हम चलते हैं, पार्ट 2 भी इसका लेके आएंगे, ऐसे और भी पीवाईक्यू करवाएंगे, आगे हम ऐसे मिलते रहेंगे, पार्ट 2 करेंगे। मैंने बस तुम्हें यहाँ पे ये दिखाया कि क्या लेवल होता है, ठीक है, किस तरह से सोचते हैं क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी से बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब हम चलते हैं, जब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।